ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। लंबे समय से पाबंदियों और बंदिशों में रहते रहते हम ऊब जाते हैं, एक अजीब तरह की कश्मकश महसूस करने लगते हैं। ऐसे में जब प्रतिबंधों में ढील मिलती है तो हम बहुत कुछ करने की सोचते हैं। कोरोना संकट का दौर भी कुछ ऐसा ही है। 1 अगस्त से पूरे भारत में अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे में बहुत सारी रियायतें भी मिलने जा रही है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि कोरोना का खतरा अब भी वैसा ही बना हुआ है। ऐसे में आपकी थोड़ी सी लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, संक्रमण से बचे रहें। इसलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। हमारा एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर वार्ष्णेय, जैसा कि कल से यानी 1 अगस्त से पूरे देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बहुत सारी चीजों में सरकार ने ढील दी है। मकसद है आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर लाना, कारोबार को और आगे बढ़ाना। ऐसे में जो लोग हैं जो अब सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं, या फिर कल से और भी बहुत सारी दुकानें खुल जाएंगी, बाजार खुल जाएंगे, क्या सावधानी बरती जाए? बिल्कुल, देखिए, आपने ठीक कहा कि अनलॉक 3 इसका नाम दिया गया है। ये प्रक्रिया है कि हम और ज्यादा ओपन अप हो रहे हैं जी। और जो अभी तक रात में 10 से 5 बजे तक कर्फ्यू कहिए या रोक था मूवमेंट पर, वो अब रोक हट जाएगी। तो लोग 24 घंटे फ्री रहेंगे मूवमेंट करने के लिए। अपने पर्सनल व्हीकल से कर सकते हैं मूवमेंट, या और गाड़ियों से भी कर सकते हैं। एक तो ये चीज। दूसरे, 5 तारीख से योग सेंटर और जिम वगैरह खुलने जा रहे हैं। इसके लिए हालांकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कुछ गाइडलाइन इश्यू होंगी कि ये सेंटर किस तरीके से काम करेंगे। क्योंकि देखिए, जब जिम की बात होती है तो एक क्लोज स्पेस होता है जी। और कुछ क्लोज स्पेस में काफी लोग, हो सकता है एक ही तरीके की मशीनों पे काम करें जी। या करें, तो उसमें अगर कोई भी एक इन्फेक्टेड होता है तो वो इन्फेक्शन दूसरे को फैलने की बहुत ज्यादा संभावना है जी। तो इसलिए उसमें एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिए जाएंगे कि कौन से लोग जिम में जा सकते हैं। उनका पहले स्वास्थ्य चेकअप, मतलब बेसिक ये है कि उनको टेम्परेचर ना हो, कोई और लक्षण ना हो, वो स्वस्थ हो। तो इस तरीके के लोगों को फिर जो एक सामाजिक दूरी की बात है वो भी बना के रखें और मास्क पहन के रखें जी। तो अगर इस तरीके से जो एक्टिविटी है कि सुरक्षा के साथ हम अपनी एक्टिविटी अगर करें तो हम ये सब एक्टिविटी कर पाएंगे और कोविड बीमारी या कोरोना वायरस के संक्रमण से भी अपना बचाव कर सकते हैं। जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, ये भारत में जो है वो मौसम जो है वो त्योहारों का भी है। सावन का महीना चल रहा है, कल बकरीद का त्योहार भी है, आज भी बहुत जगहों पर मनाया जा रहा है। साथ ही साथ 3 तारीख को रक्षाबंधन भी है, बाजार खुल रहे हैं, लोगों की भीड़ बढ़ने की आशंका है। सुरक्षित दूरी का पालन कैसे होगा? हाँ, देखिए, बिल्कुल ये बहुत है। अभी भी देखिए, जो त्योहार है, अगर जो त्योहारों की हम बात करते हैं तो सरकार ने अभी भी जो लार्ज मतलब गैदरिंग्स हैं, जैसे मॉल्स हैं यहाँ पे, या पार्टीज वगैरह हैं, या जहाँ पे त्योहार मनाने के लिए बहुत सारे लोग, वो तो अभी नहीं परमिट किया है जी। परंतु जरूर बाजार, जैसे आप कह रहे हैं, खुल रहे हैं और मॉल्स वगैरह भी में भी कुछ लिमिटेड जो एक्टिविटी दुकानें वगैरह है, तो उसमें वही चीज है कि हर व्यक्ति को, दुकानदार को भी ये समझना होगा कि भाई व्यावसायिक गतिविधि हमें करनी है तो जो भी सुरक्षा हो सकती है कि दुकान के भीतर मान लीजिए स्पेस कम है, वो अपने कुछ लोगों को, 2-4 लोगों को उसमें एंट्री करें, उससे पहले चेकअप करें उनका कि किसी को बुखार या खांसी या कोई लक्षण तो नहीं है। हर व्यक्ति जो उसके भीतर जा रहा है वो मास्क पहने, जहां तक पॉसिबल है वो दूरी बना के रखे। एक ग्राहक दूसरे ग्राहक से 2-3 फीट से लेकर 6 फीट, जितना भी दूरी पॉसिबल है वो बना के रखे और एक साथ कई लोग एक जगह ना जाएं। तो इस तरीके से व्यावसायिक गतिविधि भी हो पाएगी और मेरे ख्याल में सुरक्षा भी हो पाएगी। वो यही एक तरीका है। 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। तीसरे, जैसा हम कहते हैं कि अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज रखें। अगर बाहर जाते हैं, आपको लगता है कि आपने कोई
गंदी वस्तु छू ली है जिसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो आप अपने पास एक सैनिटाइजर की बोतल रखें जिसमें 60-70% से ज्यादा का एल्कोहल होना चाहिए, उससे उस समय हाथ साफ कर लें। अगर किसी वजह से आप हाथ साफ नहीं कर पाते तो देखिए एहतियात ये बरतना है कि एक तो मुंह पे मास्क लगाए होंगे तो नाक और मुंह तो वैसे ही बच जाते हैं, तो आंख भी एक हमारा स्रोत है जिससे कि वायरस घुस सकता है। तो कभी भी गंदे हाथ अपने आंख पे, नाक और मुंह पे न लगाएं। अगर कभी भी लगाने की जरूरत पड़ती है तो पहले या तो अच्छा तो यही है कि कहीं पे साबुन और पानी हो तो 20 सेकंड तक अच्छी तरीके से हाथ वॉश करें, परंतु अगर वो उपलब्ध नहीं है तो हम सैनिटाइजर का उपयोग भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, जैसा कि ये नोवेल कोरोना वायरस है और समय के आगे बढ़ने के साथ साथ कई तरह के शोध और उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। कुछ समय पहले भी WHO ने कहा था और कल WHO ने एक बार फिर से कहा है कि जिन लोगों का वजन जरूरत से ज्यादा है, यानी जो लोग मोटे हैं, उन्हें ये वायरस ज्यादा परेशान कर रहा है। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, क्योंकि जो लोग व्यक्ति मोटे हैं, खासतौर से जैसे मॉडरेट ओबीज हैं जिनका BMI एक होता है बॉडी मास इंडेक्स, तो ज्यादातर हम 25 के ऊपर अगर बॉडी मास इंडेक्स हो तो उसको मोटा बोलते हैं, लेकिन जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है वो 30 से 35 है जिसको मॉडरेट ओबेसिटी बोलते हैं, या 35 से ज्यादा है जिसको बहुत ज्यादा ओबेसिटी या मॉडरेट होते हैं उसको और बहुत सीवियर ओबेसिटी बोलते हैं। तो ये लोग बहुत ज्यादा इनको नुकसान होने का, संक्रमित होने का डर रहता है, और ये संक्रमित हो जाए तो इनकी रिकवरी होने का भी डर कम, बहुत ज्यादा रिकवरी होने में भी परेशानी। तो इसका कारण ये होता है कि जो मोटे लोग होते हैं उनकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, और जो लंग्स का वॉल्यूम वगैरह है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से सांस भी नहीं ले पाते, लंग्स का वॉल्यूम भी, आपने खुद ही देखा होगा कि ज्यादातर जो मोटे व्यक्ति हैं अगर वो थोड़ा सा भी चलते हैं तो उसी में ही उनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका लंग का कॉम्प्लायंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा जो मोटे व्यक्ति हैं उनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या और बीमारियां के भी खतरा जाता है, या उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बीमारी होती है जिसमें कई बार मोटे लोगों को आपने देखा होगा दिन में ही वो खर्राटे लेते रहते हैं और खर्राटे लेते लेते सो जाते हैं और उनकी सांस रुक जाती है। तो ये मोटे लोगों में जो असली समस्या वो है कि चूंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते और इसीलिए उनकी सारे शरीर की मसल्स भी वीक होती हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी मसल्स वीक होने से उनको सांस लेने में वैसी नॉर्मली भी परेशानी होती है। तो जब ये कोविड का इन्फेक्शन, चूंकि लंग्स का इन्फेक्शन होता है, इसमें निमोनिया होता है, तो ऐसे लोग को ये देखा गया कि लगभग 3 गुने ज्यादा जो सामान्य व्यक्ति हैं उनसे 3 गुने ज्यादा उनका बीमार होने की संभावना होती है, और अगर वो बीमार हो जाते हैं तो आईसीयू में जाने की भी संभावना उनकी 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। जी, तो वो क्या सावधानी बरतें इस संक्रमण के दौरान? देखिए सावधानी तो यही है, चूंकि एक तो ये देखिए वैसे भी वो लोग, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मोटे लोग 2 ही चीजें हैं, एक तो वो खाने के बड़े शौकीन होते हैं और दूसरे वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। और अगर ये कोरोना का जो समय आया उस समय वैसे लोगों ने डरा रखा है कि भाई आपको बाहर नहीं निकलना, तो वो और भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, और चूंकि वो सारे दिन घर में रह रहे हैं तो दोनों चीजें हो गई कि एक तरफ तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, दूसरा खाने का मात्रा और बढ़ गई, तो ज्यादातर केस में हमने देखा कि मोटापा और बढ़ गया घर में रहते रहते। तो अब ये एक चिंता का विषय है कि देखिए उनको मन अपना आत्म चिंतन करना चाहिए कि भाई कैसे घटाएं। उसके लिए यही होता है कि जो व्यंजन हमें बहुत ज्यादा कैलोरी देते हैं, जैसे स्वीट्स हैं, फैट्स हैं, जिनमें भी चिकनाई की चीजें हैं, जिनमें मिठाई की चीजें हैं, चाहे वो डायरेक्ट शुगर हो या इनडायरेक्ट, उन सब का त्याग करना पड़ेगा। अच्छी हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, दालों वगैरह का प्रोटीन का सेवन करें, फल वगैरह का सेवन कर सकते हैं, और अगर बाहर व्यायाम नहीं कर सकते किसी वजह से तो घर में भी हल्के व्यायाम कर सकते हैं। घर में भी आप जो है एक तरफ से दूसरी तरफ तक कई बार चल सकते हैं, थोड़े बहुत हल्के पीटी वगैरह टाइप की कुछ कर सकते हैं, मतलब जिस कसरत को आप आगे है, कुछ आप योगा भी कर सकते हैं, वो भी हमारे को जो है वेट लूज करने में मदद करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले उनको ये समझना होगा कि वो बीमार व्यक्ति हैं और उनको मोटापा अपने आप में ही हम कहते हैं बीमारी की 1000 बीमारियों की जड़ होता है, और इस समय उन्हें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो जहां तक पॉसिबल है, एक तो वो बाहर ना निकलें, अगर बहुत जरूरी है तभी वो बाहर निकलें, अपने को सुरक्षित रखें अभी, लेकिन घर में रहते हुए भी अपने खान पान का ध्यान रखें कि वजन जिससे ना बढ़े, और कुछ व्यायाम जरूर करते रहें। और अगर बहुत से जैसे हमारे मेल लोग होते हैं उनको कई बार शराब की या सिगरेट की आदत होती है, तो वो बिल्कुल सेवन ना करें, क्योंकि उससे जो है और भी ज्यादा उनको इन्फेक्शन होने का डर है।
जी बिल्कुल। ओडिशा के कटक से अब्दुल जी जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्ते डॉक्टर साहब को नमस्ते। जी नमस्कार जी, हमको डायबिटीज है और श्वास है, श्वास में बहुत तकलीफ होती है जी। शायद आप एस्थमा कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में, जो स्वास्थ्य वाली बात कर रहे हैं। और शुगर की बीमारी है तो देखिए, आपको 2 बीमारियां हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और आप जहां तक पॉसिबल है, बहुत ही जरूरत की चीज है तभी आप घर से बाहर निकलें या मार्केट प्लेस में या अपने ऑफिस के लिए ले जाएं। और जहां कहीं भी जाएं वो कोशिश करें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना जाएं, अपना इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट लें अगर संभव हो सकता है। अपने ऑफिस में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वो अपने को आप जितना पॉसिबल है आइसोलेट रखें, हमेशा मास्क लगा के रखें, क्योंकि काम के लिए तो देखिए कई बार जाना पड़ता है और ये ऐसा नहीं हो सकता कि अब हर व्यक्ति घर पे ही बैठ जाएगा। परंतु सुरक्षा के जो उपाय हम लोग बार बार बता रहे हैं वो करना बहुत जरूरी है। दूसरे, अपनी डायबिटीज को नियमित कंट्रोल उसकी चेक करते रहें, उसकी दवाइयां नियमित तरीके से लेते रहें। अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें। सांस की चूंकि आपको बीमारी है तो सांस के लिए भी जो नियमित दवाएं उसको रोकने की, वो इनहेलर वगैरह या जो भी डॉक्टर ने बताया वो अपने नियमित लेते रहें। तो इस तरीके से आप अपनी बीमारियों पे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर वॉर्ष ने WHO ने एक और जानकारी साझा की है और उसने कहा है कि ये चूंकि वायरस का अभी तक इलाज नहीं है, उसने युवाओं से अपील की है कि वो ये न समझें कि इसका खतरा उन्हें नहीं है। बहुत सारे युवाओं में भी ये बीमारी हो रही है और उनको भी बचाना मुश्किल हो रहा है। आप अब तक इतने दिनों में भारत में कोरोना वायरस और उस पर युवाओं के प्रभाव को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ये बात तो ठीक है कि कोई भी व्यक्ति अछूता तो नहीं हो सकता। मतलब ये युवाओं को बीमारी नहीं होगी या बच्चों को बीमारी नहीं होगी या बुजुर्गों को बीमारी नहीं होती। लेकिन ऑल ओवर चूंकि इम्यून डाटा है, हम लोगों ने ये देखा है कि जो इम्यून मतलब जो बीच के युवा वर्ग है उनमें जनरली क्या होता है कि वो लोग स्वस्थ होते हैं। उनको खासतौर से जैसे कोई भी शारीरिक बीमारियां होने की संभावना कम है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है या और बीमारी। दूसरे, वो थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव होते हैं और उनका इम्यूनिटी सिस्टम बेटर होता है, तो उनको इन्फेक्शन तो बहुत होता है। इन्फेक्शन का दर तो उतना ही है, लेकिन ज्यादातर वो उनमें माइल्ड इन्फेक्शन होता है और वो 80 से 90% रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जब बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 से ज्यादा ऊपर के लोग हैं, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट बीमारी, HIV की बीमारी, कैंसर की बीमारी या किडनी और लिवर की बीमारी, ऐसे लोगों में जब इन्फेक्शन होता है तो उनकी इन्फेक्शन में जो है मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। और उसमें लगभग जो इस तरीके के व्यक्ति हैं, जब वो संक्रमित हो जाते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी पाई गई है और वो 70 से 80% तक उस ग्रुप में मॉर्टेलिटी है। तो यंग एज में इन्फेक्शन की दर तो उतनी ही ज्यादा है, बल्कि ज्यादा है इसलिए है कि यंग लोग बाहर निकल रहे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो या जो बीमार लोग हैं वो अपने को काफी सावधानी से अपने घर के भीतर रखे हुए हैं। तो ओवरऑल इन्फेक्शन तो यंग में ज्यादा है, लेकिन चूंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। इसीलिए देखिए, आपने देखा होगा कि ओवरऑल हमारे देश में लगभग पूरे देश की अगर हम बात करें तो 60% के करीब रिकवरी रेट है और अगर हम दिल्ली की बात करें तो लगभग 88-89% रिकवरी रेट है। तो ये अपने आप ही दर्शाता है कि जो युवा ज्यादा है वो बीमार तो हो रहे हैं लेकिन रिकवरी उनकी ज्यादा अच्छी हो रही है। और ओवरऑल जो मॉर्टिलिटी, जो पहले हमारे देश में लगभग 3% लोग कोरोना से मर रहे थे, अभी वो ओवरऑल चूंकि हमारी जांच भी अब ज्यादा हो रही है, हम ज्यादा पेशेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट भी अब हम लोग कर रहे हैं। एंटीबॉडी टेस्ट से हम ये देख रहे हैं कि समाज में कितना ज्यादा व्यापक तरीके से बीमारी फैली हुई है, जो कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के द्वारा, जिनको पता ही नहीं लगा या बहुत हल्के लक्षण थे, तो उसके प्रोपोर्शन में जब हम देखते हैं तो मोर्टिलिटी रेट हमारी 2% तक आ गई है। तो इस तरीके से आप ये मानिए कि लगभग 98% लोग ठीक हो जाएंगे और 2% लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। और इन 2% लोगों में ज्यादातर लोग बुजुर्ग या जिनको कई बीमारियां हैं वही लोग मृत्यु की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जी बिल्कुल। दादरी से ईश्वर जी हैं। ईश्वर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहता था कि ये वैक्सीन जो महामारी फैली है पूरी दुनिया में जी, हाँ, तो इसमें जो ये हम सेक्स पावर जो करते हैं अपनी मशीन के साथ जी, वो कहाँ तक उचित है? क्या इनका सवाल क्या था?
हाँ, डॉक्टर वार्ष्णेय ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पति पत्नी के बीच रिश्ता बनता है वो इस दौर में कितना सही है? हाँ, देखिए, आप अगर संक्रमित नहीं है कोई भी जी, तो पति पत्नी कुल अपना जो है सामान्य जीवन जो है वो बिता सकते हैं, अगर उनको कोई बीमारी नहीं है जी। तो देखिए, घर में भी कोई, जैसे अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं और घर के भीतर हैं और आपके सारे मेंबर, फैमिली मेंबर, पति पत्नी का तो देखिए एक अलग रिश्ता होता है, वो है। लेकिन अगर घर में बच्चे भी हैं, आपके बुजुर्ग भी हैं और आप सब लोग स्वस्थ हैं, तो आप बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं, सामान्य तरीके से रह सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। ना तो घर के भीतर आपको मास्क लगाने की जरूरत है, ना कोई बीमारी। लेकिन ये जरूर देखें कि सब लोग स्वस्थ। अगर किसी में भी जो है थोड़ा भी कोई बुखार या खांसी या कोई लक्षण है तो फिर एहतियात हो जाए, और उस समय फिर बच्चों को और बुजुर्गों को तो बिल्कुल ही अलग कर दें। और उस समय अगर आपको लगता है कि आपके पति या पत्नी में से एक भी व्यक्ति को कोई भी संक्रमण के लक्षण हो रहे हैं तो तुरंत ही शारीरिक नजदीकी उनके लिए नुकसान हो सकती है, क्योंकि वो इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैल सकता है, और वो बहुत सावधान रखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो किसी तरीके की चिंता की बात नहीं है, जैसा आप सामान्य जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं वैसा व्यतीत करते हैं। जी बिल्कुल। जौनपुर से राजधर मिश्र जी हैं। राजधर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरे 2 सवाल हैं। सर, मेरा पहला सवाल है कि जिस तरह से दिल्ली में कंट्रोल हो गया कोरोना, और सर इसमें देखने से 50,000 ऊपर कोरोना मरीज डेली बढ़ रहे हैं सर, तो सर ज्यादा टेस्टिंग होने की वजह से बढ़ रहे हैं या सर लोग इतने ज्यादा संक्रमित हो ही गए हैं कि मतलब जो टेस्ट करा रहे वो हो रहा है? हाँ बिल्कुल। सर मेरा एक सवाल सर और था जी कि सर अभी ये मानसून सीजन चल ही रहा है, बारिश का, तो सर कोरोना मतलब कि हम लोग को साथ में लेके कब तक सर ऐसे चलेगा? मतलब कि 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में खत्म हो जाएगा सर, कि इसका वजह और वेट करना पड़ेगा सर? डॉक्टर वार्ष्णेय का पहला सवाल ये है कि जो संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्या उसके पीछे का एक कारण ये है कि टेस्टिंग बढ़ना है? हाँ देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जब हम संक्रमित लोग तो थे ही वो लोग। कई बार देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कोरोना की कई तरीके के मरीज होते हैं जी। लगभग हम लोगों ने ये स्टडी किया है कि करीब 40% व्यक्ति वो होते हैं जिनमें फिर कोई लक्षण ज्यादा नहीं पाए गए जी, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें बहुत हल्के लक्षण, जैसे बहुत हल्का 1-2 दिन का बुखार आया, खांसी आया, और उनको लगता है कि उन्हें नहीं है। जब हमने उनको टेस्ट किया ऐसा वो अस्पताल में कोरोना समझ के नहीं आए थे, लेकिन जब घर पे जाके या सामाजिक तरीके से जब उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया या एंटीबॉडी टेस्ट किया गया तो पता लगा कि उनको इन्फेक्शन हो चुका था। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें तो कोई बीमारी नहीं हुई। तो इसीलिए ये जब हम टेस्ट ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो टेस्ट ज्यादा बढ़ाने से ऐसे व्यक्ति जिनमें के लक्षण नहीं थे या बहुत मामूली लक्षण है वो भी पकड़ में आ रहे हैं, इसीलिए नंबर बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे जैसे देखिए हम टेस्ट बढ़ाएंगे तो इस तरीके के व्यक्ति जिनमें देखिए जो व्यक्ति जिनमें लक्षण बहुत ज्यादा है, जिनको बहुत तेज बुखार है, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिनको खांसी है, वो तो तुरंत अपने जांच कराने के लिए अस्पतालों में आ जाते हैं या हेल्थ सेंटर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जिनमें कोई लक्षण नहीं है उनको लगता है कि हमें तो कोई बीमारी नहीं है, या जिनमें बहुत हल्के लक्षण हुए, 1-8 दिन बुखार हुआ, 2 दिन में ठीक हो गया, हल्की खांसी हुई, वो भी अपने आप समझते हैं कि शायद कुछ नॉर्मल चीज हो गई होगी। तो जब उनमें जाके हम कम्युनिटी में टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो एंटीबॉडी टेस्ट कर रहा है ये सर्विलेंस का मेथड होता है। इससे हमें ये पता लगता है कि समाज में कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं। जैसे अभी पीछे अगर आपने सुना होगा कि दिल्ली में जब संक्रमण का देखा गया था तो लगभग ये देखा गया कि करीब 23-24% लोग संक्रमित हो चुके हैं जिनको काफी लोगों को लक्षण नहीं पता था। तो ये तरीका होता है कि जब हम ज्यादा टेस्ट करते हैं, और टेस्ट के कई तरीके होते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो तो RT-PCR कहलाता है, लेकिन रैपिड एंटीजन है जो हम उसकी पॉइंट ऑफ केयर बोलते हैं कि घर पे जाके भी हम उसके घर पे जाके या किसी भी जगह टेस्ट कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट आधा घंटे में आ जाती है। या एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो सर्विलेंस के लिए करते हैं। तो जब ये सब मिला के टेस्ट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं तो उससे जो लोग पहले नहीं पता थे वो भी अब पकड़ में आ रहे हैं, तो इससे नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत चीज है। दूसरा सवाल इनका ये था कि कब तक चलेगा। तो देखिए, ये पूरा विश्व आज इस चीज के लिए उत्सुक है, ये बीमारी कब तक चलेगी। और क्योंकि ये नोवेल कोरोना वायरस है, जैसे आपने कहा कि पहली बार ये नया वायरस आया है, किसी को ये नहीं पता कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा। तो अभी तो ये वायरस की फेज चल रही है। अभी तो हमको जब तक कि इस वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं आ जाती जो वायरस को किल कर दे, या वैक्सीन नहीं आ जाती जिस वैक्सीन से हम वायरस के दुष्प्रभाव से बच सकें, तब तक ये मानिए कि ये वायरस चलता रहेगा।
अब ये वैक्सीन कब तक आती है, 6 महीने में आती है, साल भर आती है, या उससे पहले आती है। पूरा संसार जो है वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है। हर जगह काफी लोग लगे हुए हैं। अमेरिका में भी लगे हैं, इंग्लैंड में भी लगे हैं, चीन में भी लगे हैं, रूस में भी लगे हैं। हमारे भारत में भी कई कंपनियां वैक्सीन बनाने में लगी हैं। कुछ फेज 1 में है, कुछ फेज 2 है, कुछ फेज 3 है। बिल्कुल। तो जिस दिन भी ये वैक्सीन आ जाएगी, ये सारे लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद समाचार होगा, और शायद उस दिन फिर हम वैक्सीनेशन अगर कर सकें तो इस बीमारी पे शायद काबू पा सकें। बिल्कुल। बेंगलोर से श्रीकांत जी जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। भाई साहब, ऐसा है कि कल से अनलॉक 3 शुरू हो रहा है। बहुत लोग रास्ते में बाजार में जाएंगे जी। तो क्या अगर सब लोग छाता लेकर निकले तो दूरी अपने आप बन सकती है? एक ये विकल्प सुझा रहे हैं डॉक्टर वार्ष्णेय कि क्या अगर सभी लोग छाता लेकर निकलें तो एक सुरक्षित दूरी खुद ब खुद बन जाएगी? हाँ, देखिए, बिल्कुल। देखिए, जैसे आप, ये एक तरीका तो आपका है कि अगर एक मेथड ऐसा होता है कि जब आप छाता अगर ऊपर लगाए हुए हैं तो वो छाते का जितना डायमेंशन है जी, तो उतने डायमेंशन से आप दूसरे व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, खासतौर से अगर बहुत तेज बारिश आ रही है या धूप आ रही है तो उस समय अगर आप लगाते हैं तो ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहूंगा कि आप अपने मुंह पे हमेशा मास्क लगा के रखिए, और जितनी, जैसे एक होता है कि कॉन्शियसली जानबूझ के हमें अपने को दूसरे से दूर रखना। एक होता है कि देखिए, हमारे समाज में नॉर्मली हम अभी तक क्या करते थे, जैसे ही हमारा कोई मित्रगण मिला, जैसे ही हमारा कोई रिश्तेदार मिला, तुरंत हम एक दूसरे के पास आते हैं, तुरंत हाथ मिलाते हैं, तुरंत गले लगते हैं। ये सब चीजें हमें नहीं करनी। हमें ये कोशिश करनी है कि भाई इस समय जितनी पॉसिबल डिस्टेंस हो सकती है किसी भी तरीके से, वो हमें उससे डिस्टेंस बना के रखनी है। अगर कोई व्यक्ति दूर से आ भी रहा है, एक आसन मान लीजिए, उसको हाथ अपनी तरफ करता है, आपकी तरफ हाथ मिला, उसको दूर से ही नमस्ते करिए। भाई साहब, अभी सिर्फ नमस्ते का जमाना है, हाथ नहीं मिलाना। तो इस तरीके से कॉन्शियसली हमें अपना करना है कि भाई हमें मास्क जरूर लगा के रखना हमेशा, और मास्क क्यों जरूरी है। कई बार क्या होता है, देखिए, हम अपने परिचित के पास भी जा रहे हैं, अपने मित्र के पास जा रहे हैं, वो ठीक है, उसे कोई लक्षण नहीं है, हम भी ठीक है। लेकिन कई बार जैसे हमने कहा कि ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको नहीं पता, उनको लक्षण नहीं है, लेकिन वो उनमें कोरोना का वायरस है। अगर आपने उस समय अपने गार्ड हटा दिए, उसने मास्क हटा दिया या आपने मास्क हटा दिया, तो वो इस तरीके के व्यक्ति भी दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें गार्ड नहीं हटाना। कई बार हम लोगों ने ये देखा है कि हम अदरवाइज मुंह पे मास्क लगा के चलते हैं, दूसरा भी लगाता है, लेकिन जैसे हमारा कोई परिचित व्यक्ति मिलता है, हमें लगता है कि शायद मास्क लगा के हम अपनी बात दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, या जब बोलेंगे तो हम मास्क को नीचे कर लेते हैं। कई बार हम नाक के नीचे कर लेते हैं, कई बार मुंह के नीचे कर लेते हैं। बहुत से बार आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन में, काफी लोग जब बात कर रहे होते हैं तो मास्क को सिर्फ अपनी ठोड़ी पे लगा लेते हैं। ये बहुत ही गलत है। आप हमेशा मास्क लगा के रखिए, नाक और मुंह हमेशा ढका होना चाहिए। आप उससे लगा के अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, और हर एक व्यक्ति को कहिए, अगर कोई आपके सामने मास्क हटा भी रहा है उसको कहिए, नहीं भैया आप मास्क पहनिए, और तब हम बात करेंगे। अगर फिर भी आप इसके अलावा भी, जैसे कुछ चीजें, कुछ लोग फेस शील्ड लगाते हैं, तो मास्क के ऊपर आप फेस शील्ड भी लगाते हैं, वो थोड़ा सा अतिरिक्त बचाव भी आपका कर सकता है, प्लस अपनी आंखों से भी बचाव कर सकता है। आंखों को ढकने के लिए आप कोई भी न्यूट्रल पावर गॉगल्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब एहतियात रखकर हम अपने को इस बीमारी से जब तक बचाना है हमें, जब तक कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाए। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के रीवा से रामजी गर्ग हैं। रामजी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर राम राम, और डॉक्टर साहब को भी राम राम। राम राम। मैं खैर भंजिया, रीवा, मध्य प्रदेश से राम जी। पूछिए रामजी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही सर जी। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? तो ये हम जानना चाह रहे हैं सर जी कि ऑटो और बस में जाना पड़ता और उसमें भीड़ बहुत रहती है, तो उसमें कोरोना से कैसे हम बच पाएं? और चाट, समोसा, चाय में भी क्या कोरोना हो सकता है, क्योंकि ये तो गर्म रहते हैं सर जी? बढ़िया सवाल है डॉक्टर वार्ष्णेय। सबसे पहला कि सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने में क्या सावधानी बरतें? हाँ, ये बात जरूर है आपकी, ठीक है, कि देखिए सार्वजनिक परिवहन में हालांकि गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे आप बसों की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो है कंडक्टर और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उनमें लिमिटेड व्यक्ति ही जाएं, सवारियों के बीच में भी जो है कम से कम एक एक सीट खाली करके बैठाया जाए। परंतु जैसा हमारा देश है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, शायद हम वो लोग
उतनी चीजें जो सामाजिक जो डिस्टेंस है वो नहीं कर पाते, परंतु अगर कुछ भी हो तो मास्क अपने चेहरे से ना हटाएं और आप किसी से भी अपने हाथ ना मिलाएं, शरीर ना मिलाएं। तो थोड़ी जितनी भी पॉसिबल है डिस्टेंस है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ है तो दूसरे लोगों को भी हतोत्साहित करिए कि भाई आप ऐसी भीड़ में मत चढ़िए। कंडक्टर या ड्राइवर से भी सवाल करिए कि आपने इतनी सवारियां लेके क्यों चल रहे हैं। एक तरीका तो यही है। और दूसरे देखिए अभी भी जैसे जो इन्होंने बात करी सामाजिक परिवहन की, इसीलिए शायद गवर्नमेंट देखिए अभी चिंतित है कि हम लोगों ने शहरों में जहां मेट्रो चलती है मेट्रो नहीं शुरू करी है, क्योंकि जब मेट्रो में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत सवारियां होती हैं और उनको रोक पाना मुश्किल होगा। इसलिए अभी जो है बसें वगैरह तो सरकार ने अलाउड करी हैं, लेकिन मेट्रो नहीं अलाउड करी। तो देखिए पॉसिबल है जहां तक वहां तक तो आप अपना प्राइवेट वाहन अगर कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करिए, लेकिन सार्वजनिक वाहन में जाना है तो कोशिश करिए कि ऐसे टाइम पे जाएं जब सार्वजनिक वाहन में भीड़ ना हो। दूसरे लोगों को भी कहिए कि भाई अपना कुछ दूरी बना के रखें जब वो दूसरा वाहन आ जाए, कुछ लिमिटेड है। और कंडक्टर वगैरह को भी कहिए कि भाई आप गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। डॉक्टर वार्ष्णेय, इनका दूसरा सवाल ये था कि चाट, समोसे और जलेबी चूंकि गर्म होते हैं, क्या इससे भी कोरोना फैल सकता है? देखिए जहां तक सवाल है, चाहे चाट हो चाहे समोसे हो या कोई भी हो, अभी तक कहीं से भी पूरे विश्व से खाने के द्वारा कोरोना फैलने की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। तो कोई भी खाने की वस्तु जी, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो या वेज हो या नॉन वेज हो, किसी से भी कोरोना फैलने की संभावना नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उसको बना रहा है, अगर वो व्यक्ति संक्रमित है और वो संक्रमित व्यक्ति के आप नजदीक में आते हैं और वो खाता, तो उसके नजदीक आने से, या जो व्यक्ति आपके घर में कोई चीज खाने की वस्तु डिलीवर कर रहा है और वो जो पैकेट में ले रहा है और वो फिर संक्रमित व्यक्ति है, तो वो उसके द्वारा अगर संक्रमण आपको फैलने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर शुद्ध कोई भी खाना बना हुआ है तो कैसा भी खाना है, उससे कोई भी संक्रमण अभी तक पूरे विश्व से कहीं से भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि किसी भी खाने की वस्तु से किसी को कोरोना हुआ। कार्यक्रम में समय कम है, लास्ट कॉलर को लेते हैं। रायगढ़ से सीताराम जी हैं। सीताराम जी, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्ते। और वारन जी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका प्रोग्राम में भी हमेशा सुनते रहता है। मेरे को एक सवाल खाली पूछने का था। हम कंपनी सवाल पूछिए, समय बहुत कम है सीताराम जी। हेलो, कंपनी में काम करता है, 15 दिन रहेगा क्या घर में जाओ, ऐसा यही पूछने का था, बाकी कुछ नहीं पूछने का। ठीक है। 15 दिन ये घर पे रहते हैं, 15 दिन काम करते हैं, ऐसे में क्या सावधानी बरतें? समय बहुत कम है डॉक्टर वार्ष्णेय। बिल्कुल, देखिए सावधानी वही बरतनी है कि आप अपने सारे काम कर सकते हैं। लगातार हमने यही बात करी है कि जब भी आप बाहर काम पे निकलें, आप हमेशा अपना मास्क लगा के रखें। जहां तक पॉसिबल है एक सामाजिक दूरी 3 से लेकर 6 फीट की बना रखें। गंदे हाथों को अपने नाक, मुंह और आंख पर ना लगाएं। हाथों को लगातार अच्छी तरीके से साबुन और पानी से धोते रहें। अगर साबुन पानी उपलब्ध नहीं है तो कोई अच्छा सैनिटाइजर जिसमें 60-70% अल्कोहल है वो अपने पास रखिए और उसको लेकर सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा उपयोग में जरूरत नहीं समझता, क्योंकि इससे आपको स्किन की एलर्जी और भी समस्याएं हो सकती। जी बिल्कुल। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए डॉक्टर वार्ष्णेय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो जैसा कि हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे, कल से यानी 1 अगस्त से अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बाजार में भीड़ बढ़ जाएगी, सार्वजनिक परिवहन में भी लोग ज्यादा चढ़ेंगे, लेकिन आपको एक जिम्मेदार नागरिक की तरह खुद को संक्रमण से बचाने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना है। आप संक्रमण मुक्त रहेंगे तभी समाज और देश से कोरोना संक्रमण समाप्त हो पाएगा। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।